हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज है एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले कि मैंने जो वीडियोज या जो भी एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वहां पे मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताया है और सीरीज पैरेलल कनेक्शन को कैसे यूज करके किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग अच्छी तरीके से अब तक जान चुके हैं। अक्सर क्या होता है, कभी कभार जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है इलेक्ट्रिकल की, उसमें एक टाइप का सर्किट और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है जिसका नाम है व्हीट स्टोन कनेक्शन। इस चीज को अगर हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो वहां पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इलेक्ट्रिकल की कोई भी प्रॉब्लम अगर इस पे वेस्ट आती है तो हम लोग उसको आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं। ये हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है जिसका नाम क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज 1833 में चार्ल्स व्हीट स्टोन ने डिस्कवर किया था। इन्होंने ही इसके बारे में बताया था, इसलिए इनके नाम पर इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा शब्द देख रहे हैं जिसका नाम है ब्रिज। तो ब्रिजेस क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है जो ब्रिजेस होते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें, इलेक्ट्रिकल में ब्रिज का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए। किसका मापने के लिए, जैसे कि हमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है या फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है या फिर इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना है या फिर हमें फेज शिफ्ट निकालना है या फिर हमें पावर फैक्टर निकालना है या फिर और भी जो हमारी इलेक्ट्रिकल की छोटी छोटी क्वांटिटीज होती हैं, अगर हमें उसका मेजरमेंट करना है, उनको नापना है, तो हम ब्रिजेस की सहायता से उसको आसानी से नाप सकते हैं। तो भाई आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई अगर वोल्ट मीटर और अमीटर की सहायता से हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो भाई ब्रिजेस की हमें क्या जरूरत पड़ी, क्यों हम ब्रिजेस पे आए, ब्रिजेस का यूज क्यों करना पड़ा। तो इसका भी जो आंसर है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आज से पहले ना आया हो, लेकिन आप ये सोच सकते हैं ना कि अगर हमारे पास मान लो रेजिस्टेंस को नापना है तो रेजिस्टेंस को हम लोग नाप सकते हैं भाई किसकी सहायता से, मल्टीमीटर की सहायता से। तो वहां पे व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या काम, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का एक अपना अलग रोल है और मल्टीमीटर या फिर जो वोल्ट मीटर अमीटर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कई जगह ऐसी होती है जहां पे हम लोग वोल्ट मीटर या अमीटर या फिर जो और छोटे छोटे अप्लायंसेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ी फर्नेस है, भट्टी है, मान लो कोई इंसुलेटर प्लांट है, वहां पे इंसुलेटर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पे जो फर्नेस लगी होती है, भट्टियां बनी होती है, उनका जो टेम्परेचर होता है कई गुना होता है, मतलब 700 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई जाओ वहां का वोल्टेज या करंट या फिर जो भी चीज है या टेम्परेचर की बात करें उसको जाओ मेजर करके लेके आओ और वहां पे जाओ वोल्ट मीटर का कनेक्शन या फिर अमीटर कनेक्शन करके आओ, तो क्या पॉसिबल है भाई, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि भाई टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि अगर हम वहां तक गए तो हम लोग वापस वहां से नहीं आएंगे, ठीक। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम कितना 40-45 डिग्री में ही हमारा बुरा हाल हो जाता है। तो हम तो यहाँ बात कर रहे हैं 700 डिग्री या 800 डिग्री सेल्सियस की, ठीक। तो ऐसी जगह पे ब्रिजेस का यूज किया जाता है जो हम लोग ब्रिजेस पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया ब्रिजेस का यूज कहाँ करते हैं, ऐसी जगह पे जहां पे पॉसिबल नहीं है हमें पहुंच पाना या फिर कनेक्शन कर पाना वोल्ट मीटर अमीटर मल्टीमीटर या फिर जितनी भी अदर डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको ब्रिजेस का मतलब समझ में आ गया होगा, ब्रिजेस का यूज कहाँ किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक में तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसका यूज कहां पे करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बताऊं, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। अब भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी कॉपर का वायर है या एल्यूमिनियम का वायर या कोई भी मेटल है, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसमें करंट के फ्लो का अपोज करती है, करंट के बहाव का विरोध करती है। तो उस बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है या उस वायर का या उस मेटल का रेजिस्टेंस कितना है, हम व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा लो रेजिस्टेंस, दूसरा होता है हमारा मीडियम रेजिस्टेंस, तीसरा होता है हमारा हाई रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसे रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 1 किलो ओम ऐसे रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 1 ओम से कम होती है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 1 ओम से कम है उनको हम लोग लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में होती है, उनको हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे हमारे कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जिनकी वैल्यू 100 किलो ओम से ज्यादा होती है, तो उनको हम लोग रखते हैं हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में।
तो भाई अब व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कहाँ करते हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस, जो हमारे मीडियम रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब जो हमारे 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच के रेजिस्टेंस होते हैं, अगर इनको हमें मेजर करना है, इनको मापना है, तो हम व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से नाप सकते हैं। तो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर टेक्निकल एग्जाम में ये डेटा आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं कि भाई एप्लीकेशंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, भाई व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कहाँ किया जाता है। तो एक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। अगला जो एप्लीकेशन है जिसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं, मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज यहाँ पे ज्यादा करते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर के कैलिब्रेशन के लिए। अब भाई ये कैलिब्रेशन क्या होता है, दो कैलिब्रेशन को अगर मैं सिंपल शब्दों में आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो कैलिब्रेशन क्या होता है कि मान लो कोई एक स्टैंडर्ड चीज है, कोई एक स्टैंडर्ड चीज है और हम दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस मैन्युफैक्चर जो चीज हम कर रहे हैं उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, ठीक। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। मान लो ये दो मार्कर हैं, ये आपको मार्कर दिख रहे होंगे, ये एक मार्कर पहले से बना हुआ है, ये स्टैंडर्ड है, अब हमें दूसरा मार्कर बनाना है, ठीक। ये जो दूसरा मार्कर है इसके साथ कंपेयर करके बनाना, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। और इसमें सबसे ज्यादा यूज करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का, मतलब किसमें, वोल्ट मीटर और अमीटर के कैलिब्रेशन प्रोसेस में। कैलिब्रेशन क्या होता है डिटेल्ड में मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां पे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। अब भाई व्हीट स्टोन ब्रिज का कनेक्शन कैसा होता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज नॉर्मली क्या होता है, 4 प्रतिरोध 4 रेजिस्टेंस का कनेक्शन होता है, जहां पे सोर्स और डिटेक्टर अपोजिट नोड्स में जुड़े होते हैं। ये मैंने एक सर्किट बना रखा है जो व्हीट स्टोन ब्रिज को दिखाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज नॉर्मली कुछ होता नहीं है, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस होते हैं, इनका कनेक्शन होता है और ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि यहाँ पे जो सोर्स है ये सोर्स है, ठीक। और ये हमारा क्या, डिटेक्टर में हम 3 चीजें यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जो हमारे डिटेक्टर्स होते हैं, डिटेक्टर्स मतलब जो डिटेक्ट करते हैं, किसको डिटेक्ट करते हैं, वोल्टेज या करंट को। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर अमीटर, ये 3 चीजें को हम यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया है गैल्वेनोमीटर, और मैक्सिमम बुकों में आपने गैल्वेनोमीटर ही देखा होगा, लेकिन इसकी जगह हम लोग वोल्ट मीटर का भी यूज कर सकते हैं और अमीटर का भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पे क्या होता है, सोर्सेस और डिटेक्टर ये अपोजिट नोड्स में कनेक्टेड होते हैं। अपोजिट नोड क्या होता है भाई, एक नोड हमारा ये, एक नोड ये, एक नोड ये और एक नोड ये। तो इसके अपोजिट नोड क्या होगा, 3 वाला। तो इस अपोजिट नोड में क्या कनेक्ट है, देखो सोर्स कनेक्ट है, और जो दूसरे अपोजिट नोड्स हैं 2 और 4, इसके बीच में क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर या फिर कोई डिटेक्टर। तो इस टाइप का अगर आप अरेंजमेंट सेटअप कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो R1 रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन मतलब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक। क्योंकि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं और व्हीट स्टोन ब्रिज का, वो भी मीडियम रेजिस्टेंस को। तो ये वही वाला रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से। यहाँ पे R3 और R2 क्या है, हमारा नॉन रेजिस्टेंस है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। और R4 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, वो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, R4। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे क्रॉस एरो कर देते हैं तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो R1 अननोन, R3 और R2 क्या है, नॉन रेजिस्टेंस, और R4 क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये सिंपल सा अरेंजमेंट होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी आपको इसको बनाना पड़ता है तो आप यहाँ पे कोई गलती नहीं करेंगे, खासकर से कनेक्शन में। तो कनेक्शन के लिए याद करना है, जो डिटेक्टर है, गैल्वेनोमीटर है, वो अपोजिट नोड में होगा, और जो सोर्स सप्लाई है, वोल्टेज सोर्स, वो क्या होगा, अपोजिट नोड में होगा। और 4 रेजिस्टेंस हमें ऐसे लगा देना है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में या फिर स्क्वायर के फॉर्म में कनेक्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे कैसे इसकी वर्किंग कैसे काम करता है, तो वर्किंग को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वर्किंग इसकी बहुत ईजी है। हम क्या करते हैं कि भाई ये और ये रेजिस्टेंस हमारा पहले से पता है, फिक्स रेजिस्टेंस है। ये R4 जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। इसको ऐसे चेंज करते हैं कि भाई इसमें जो गैल्वेनोमीटर में जो इस रास्ते में, ये एक रास्ता दिख रहा है ना आपको, इस रास्ते में फ्लो होने वाली करंट, बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। मतलब यहाँ पे जो IG की वैल्यू है, IG की वैल्यू क्या हो जाए,
जीरो। कैसे IG की वैल्यू जीरो सेट करेंगे? इस रेजिस्टेंस की सहायता से। भाई इसको हम ऐसे वैरी करते जाएंगे, कम ज्यादा करेंगे और देखेंगे जब यहाँ पे IG की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन मतलब जो वहां पे पॉइंटर लगा होगा वो जीरो की तरफ आ जाएगा। कैसे? गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसे इस टाइप से डिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे जीरो वाला पॉइंट है, तो जैसे ही ये डिफ्लेक्शन जीरो पे आ जाएगा तो हम वहां पे जान जाएंगे कि भाई ये यहाँ पे जो करंट है IG, गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट या डिटेक्टर के थ्रू जाने वाली करंट, उसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो जब ये कंडीशन हम लोग अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो उस समय ये ब्रिज क्या कहलाता है? कहलाता है बैलेंस कंडीशन में। तो मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख दिया है, बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए या फिर गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली धारा का मान शून्य होना चाहिए। ठीक, तो ये बैलेंस कंडीशन हमें पहले क्या करना है? प्राप्त करना है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला भी याद करना बहुत आसान है। मेन इसका इंपॉर्टेंट क्या फार्मूला? अक्सर एग्जाम में फार्मूले के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आप गलती कर देते हैं फार्मूला को लिखने में। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसा तरीका जिससे कि आप कभी फार्मूला मिस नहीं करेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी ये उल्टा सीधा आप नहीं लिखेंगे। तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम लोग यहीं पे आकर के गलती कर देते हैं। तो फार्मूले के लिए बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस या इंपीडेंस, रेजिस्टेंस को इंपीडेंस कह सकते हैं, इक्वल होना चाहिए। देखो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस, तो इसके उल्टा कौन सा रेजिस्टेंस? ये, और इसके उल्टा कौन सा रेजिस्टेंस? ये। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। लेकिन कब? जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा। तो जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा, और बैलेंस कंडीशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? भाई यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होने वाली करंट जीरो दी होगी या फिर डिफ्लेक्शन क्या दिया होगा? जीरो दिया होगा। जब ये कंडीशन होगी तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका और इसका गुणनफल, अपोजिट जो रेजिस्टेंस है, उल्टा जो रेजिस्टेंस लगे, तो इसके उल्टा कौन सा लगा? ये देखो, इसके उल्टा ये लगा है। तो R1 गुणे R4 इक्वल टू R3 गुणे R2। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को लिख रखा, R1 गुणे R4 इक्वल टू R3 गुणे R2। बहुत सिंपल। यही चीज आप लोग एग्जाम में भूल जाते हैं और यहाँ पे उल्टा सीधा R1 R3 कर देते हैं, R4 R2 कर देते हैं, या फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये R1 R2 R3, R1 यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक, तो अगर आपको एक सिंपल सा एक लाइन याद रहे कि अपोजिट रेजिस्टेंस का गुणनफल वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसके अपोजिट देख लेंगे और इसके अपोजिट देख लेंगे। तो इसके अपोजिट जो लगा है इसको गुणा कर लेंगे, इसके अपोजिट जो लगा इसको गुणा कर लेंगे, इसको कर देंगे इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां से हमें R1 जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो R1 क्या हो जाएगा? सिंपल R3 R2 डिवाइडेड बाई R4। तो इस तरीके से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए 2-3 पॉइंट है। एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है? मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट करने के लिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक ये बैलेंस कंडीशन वाला पॉइंट आपको जरूर याद रहना चाहिए। और एक इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले में सिंपल आप ये लाइन याद कर सकते हैं जिसकी सहायता से आप ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं आने वाली वीडियोज में मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे कई सारी प्रॉब्लम्स जब सॉल्व कराऊंगा तो ये वाला टॉपिक आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इस पे मजबूत पकड़ हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।